गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों को। आज हम 3 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और अभी पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी। रीज़न था थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीजन होने की वजह से, है ना? थोड़ा फ्लैट चेंज करना था और सामान शिफ्ट करने में समय लग गया। फिर थोड़ा सा कुछ इशू की वजह से क्लास आपकी रेगुलर नहीं हो पाई थी। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। अब हम बात करेंगे जो भी आपका कंटेंट छूटा हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद आपकी जो क्लासेस है वो डेली रेगुलर चलती रहेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, देखिए 3 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर तो जो आईसीसी टी20 महिला विश्व कप यानी टी20 वुमेन्स विश्व कप यानी वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो कहाँ पर, वो यूएई में किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। दरअसल इसका जो आयोजन होना था वो कहाँ पर होना था? बांग्लादेश में आयोजन होना था। आप सभी लोगों को पता है कहाँ पर? बांग्लादेश में इसका आयोजन होना था, बट बांग्लादेश में नहीं हुआ था। सबको पता है तख्तापलट हुआ था, है ना? शेख हसीना आपने नाम कई बार सुना होगा, है ना? प्रधानमंत्री पद पर थी। तो तख्तापलट होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं हो पाया बांग्लादेश में, तो इसलिए इसको कहाँ पर किया जा रहा है? यूएई में किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो विश्व कप है आईसीसी, जो ये टी20 महिला विश्व कप वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये कौन सा संस्करण है? तो इस बार 9वां संस्करण है ना, एडिशन की बात करें। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कब से कब तक? तो 3 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक चलने वाला है ये आपका। इसके अंदर टोटल 10 टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। कितनी? टोटल 10 टीमें आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर मैं बात करूं तो अभी 2023 में लास्ट टाइम पे जो हुआ था, याद है 2023 में जो ये वर्ल्ड कप हुआ था, इसके अंदर कौन जीता था? तो पहली चीज तो ये 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। किस किस के बीच हुआ था फाइनल मैच? तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो विजेता और उप विजेता 2023 वाला ध्यान रखिएगा। 2024 में भी समय है ना, 20 अक्टूबर तक अभी चलेगा ये। अच्छा, पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो पहली बार 2009 में किया गया था, और इसके अंदर विजेता कौन था? तो इंग्लैंड इसके अंदर विजेता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीएम ई ड्राइव स्कीम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? पीएम ई ड्राइव अगर हम स्कीम की बात करें तो आपको ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय आप अगर करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपके दिमाग में ये ड्राइव देखते ही क्या आएगा कि ड्राइव है मतलब सड़क पे जाना है। ठीक है, तो इसलिए जब भी क्या नाम ये क्वेश्चन आए तो इस ऑप्शन को बिल्कुल टिक नहीं करना है आपको, क्योंकि सड़क होते ही क्या दिमाग में ड्राइव आ रहा है, ई ड्राइव आ रहा है। ई का मतलब समझ में आ ही रहा होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारी उद्योग मंत्रालय। क्या होगा? भारी उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी। क्या बोला मैंने? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, है ना? भारी उद्योग मंत्रालय आपका बिल्कुल सही है। दरअसल बात करें तो 1 अक्टूबर को ही मतलब ये शुरुआत की गई है। मंजूरी तो इसको 11 सितंबर को ही मिल गई थी। कहाँ से शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा। जगह का नाम भी पूछ सकता है आपसे कि कहाँ से शुरुआत की गई है। ठीक है, बात करें इसका उद्देश्य क्या है इस स्कीम का, तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल यानी जो ईवी है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवी है इसको बढ़ावा देना। ठीक है, साथ ही साथ जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको स्थापित करना, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना। भाई जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपकी जो क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ावा मिलने वाला है। ठीक है, और 2 साल के लिए 10,900 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए ना पास किया गया है। कितने का? 10,900 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया है, और 2 साल के लिए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? देखिए ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कब आयोजन किया जाएगा? तो ये 2025 में किया जाएगा। कब? 2025 में किया जाएगा। इसके अंदर टोटल ना 24 देश जो हैं वो भाग लेने वाले हैं। ठीक है, 24 देशों के लोग इसके अंदर भाग लेंगे। अगर बात करें तो इनमें भी ना 16-16 टीमें होंगी, है ना, महिलाओं की और पुरुषों की। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब खो खो की बात कर रहे हैं तो खो खो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, जैसे क्या क्या पूछ सकता है आपसे।
खो खो के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, पूछता है ना, तो कोर्ट में खेला जाता है ये। खो खो के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। खो खो के मैदान की लंबाई चौड़ाई अगर आपसे पूछे तो लंबाई आपको ध्यान रखना है कितना होता है, 27 मीटर आपको ध्यान रखना है ना। वहीं पे अगर ऐसे चौड़ाई की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 16 मीटर होता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। खो खो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या की बात करें कि कितने खिलाड़ी होते हैं, कई बार पूछा गया है, तो 9 खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर। अतिरिक्त 3 खिलाड़ी और होते हैं एक्स्ट्रा, है ना? लेकिन आपको ध्यान रखना है मेन 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो मैदान होता है ना, वो आयताकार मैदान होता है। ये भी पूछा गया है कि इसके मैदान का आकृति कैसा होता है, तो आयताकार होता है, ठीक है? और जैसे प्रमुख शब्दावलियों की बात करें, चेंज, एक्टिव, चेज़, रनर्स, क्रॉस लाइन, ये खो-खो के कुछ ना शब्दावलियाँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बार ये वर्ल्ड कप हो रहा है खो-खो का 2025 में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब होगा, 2025 में। अच्छा, 2025 में ये आपको ध्यान रखना है क्वाड की मेजबानी भी भारत करने वाला है ना? 2024 में करने वाला था, याद है ना, क्वाड देशों की मेजबानी, लेकिन 2024 में भारत की जगह पे अमेरिका ने किया है। अब 2025 में भारत करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? किसकी बात कर रहे हैं? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए, अभी आपने हरिनी अमर सूर्या का नाम पढ़ा था, ये कहाँ की? तो ये श्रीलंका की महिला राष्ट्रपति बनी थी, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है, श्रीलंका की। यहाँ पे आपको क्लाउडिया शिनबाम दिख रही हैं, ये क्लाउडिया शिनबाम है, और ये आपको ध्यान रखना है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति होने वाली है। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ पहली आ जाए और ऊपर से महिला आ जाए तो वो क्वेश्चन अपने आप में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? मोहना सिंह का नाम अभी आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, है ना? एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली, याद आ रहा आप लोगों को? इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एलसीए तेजस, जो लड़ाकू विमान है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? एलसीए तेजस जो लड़ाकू विमान है उसको उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट ये बनी है। अच्छा, ये मेक्सिको की हैं, तो मेक्सिको सिटी राजधानी है मेक्सिको की, क्लाउडिया शिनबाम बनी ही हैं। इनका संबंध कौन-सी पार्टी से है? आजकल क्वेश्चन थोड़ा और डिटेल में पूछ लेता है, तो मोरेना पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना है। किसका? मोरेना पार्टी का। मोरेना पार्टी से इनका संबंध है ना? मैनुअल लोपेज ओब्राडोर के स्थान पर इन्होंने ये राष्ट्रपति का पद जो है ग्रहण किया है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मेक्सिको की जो खाड़ी है, इसकी बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है ना? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। 9वां वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? पहली चीज तो ये कि ये वुशु होता क्या है, ये वुशु चैंपियनशिप जो है जूनियर वाला, ये वुशु क्या है? वुशु की बात करें तो ये चीन का एक पारंपरिक खेल प्रतियोगिता है ना? आप ये कह सकते हैं ये एक तरह का क्या है, चाइनीज मार्शल आर्ट है। क्या है? चाइनीज मार्शल आर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, अगर हम बात करें इसके अंदर टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल 7 मेडल जीते हैं, ठीक है? भारत ने कुल। इसके अंदर से 2 तो आपका क्या हैं? गोल्ड हैं, है ना? 1 आपका सिल्वर है और बाकी 4 ब्रॉन्ज हैं। तो ये 2 गोल्ड जो जीते हैं, ये नाम आप याद कर लीजिएगा, है ना? बात करें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ब्रुनई की राजधानी बंदर तेरी बेगवान में इसका आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कुल 7 मेडल जिसमें से 2 गोल्ड है, और वो जो दोनों गोल्ड है ध्यान रखिएगा, एक आर्यन और दूसरा शौर्य, 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर। मैंने बताया ना चाइनीज मार्शल आर्ट का फॉर्म है ये, ठीक है? जैसे कुंफू मार्शल आर्ट इस टाइप का होता है ना, उसी टाइप का ये खेल है, ठीक है? चलिए, आयोजन कौन करवाता है? इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन करवाता है ना, अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन कहां पर किया है? तो देखिए 2 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई है। कब? 2 अक्टूबर को इसकी ना घोषणा की गई है। इसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। है क्या चीज ये आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली के अंदर जमैका उच्चायोग जो है, किसकी बात कर रहे हैं? जमैका उच्चायोग। मान लीजिए जैसे ये जमैका उच्चायोग है, ठीक है?
ये जमैका उच्चायोग है। जमैका उच्चायोग के सामने जो सड़क है ना? जैसे मान लीजिए जमैका उच्चायोग के जो सामने सड़क है, इस सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा। आप सोच रहे होंगे भाई भारत में जमैका मार्ग, ये तो है ना? अब समझ में आया? तो जमैका जो उच्चायोग है, इसके जो सामने की सड़क है, इस मार्ग का नाम क्या रखा गया है? जमैका मार्ग रखा गया है। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुसेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया गया है? वायुसेना दिवस की बात करें तो 8 अक्टूबर 2024 को क्या होता है? वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है, इस बार 52वां मनाया गया था, 92 एडिशन, यानी 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि 8 अक्टूबर को पिछली बार कहाँ पर हुआ था? 2023 में प्रयागराज में हुआ था। इस बार कहाँ पर हुआ है? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। चेन्नई के अंदर तांबुरम वायु स्टेशन जो है, तांबरम, वहां पर हुआ था, मरीना बीच के पास। ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली? इसके अंदर होता यह है कि जो एयर शो होता है ना, उसके अंदर ना हवाई करतब दिखाया जाता है। हमारे लड़ाकू विमान होते हैं, राफेल होता है, सबका ऐसे मतलब हवाई शो होता है। ठीक है, थीम आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये इस वायुसेना दिवस परेड की क्या है? थीम थी। जब बात कर रहे हैं वायुसेना से रिलेटेड थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई वायुसेना दिवस की? 1932 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रमुख और उप प्रमुख दोनों ही नए चुने गए हैं। ठीक है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ये भी नई नियुक्ति है इनकी, और एसपी धारकर, इनकी भी नियुक्ति जो है वो एकदम नई है। दोनों चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसके अंदर ना कुछ वायुसेना के कमान हैं, जैसे पूर्वी वायु कमान जो हो गया, शिलांग में इसका मुख्यालय है। पश्चिमी वायु कमान जो है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मध्य वायु कमान का मुख्यालय इलाहाबाद में है। दक्षिण वायु कमान का तिरुवनंतपुरम। दक्षिण पश्चिम वायु कमान गांधीनगर। प्रशिक्षण कमान जो है, इसका जो मुख्यालय है ये बैंगलोर में है। और जो रख रखाव यानी मेंटेनेंस जो कमान है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो नागपुर में है। वायुसेना की बात करें अगर, तो नभ स्पृश्यम दीप्तम, ये इसका मोटो वाक्य है। कई बार मोटो वाक्य भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50वें सीजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सीजर पुरस्कार क्या होता है? सीजर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, सीजर पुरस्कार क्या है? फ्रांस का एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। क्या है? फ्रांस का एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ना, फिल्म अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर तो ये जो जीता है ये पुरस्कार, जो जूलिया रॉबर्ट्स ने जीता है। ये कौन है? जूलिया रॉबर्ट्स है, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं और इन्होंने ऑस्कर भी जीत रखा है। ठीक है, शाहरुख खान से कुछ याद आ रहा है आपको? अभी हाल ही में जो आईफा अवार्ड 2024 जो अभी हुआ था, उसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको दिया गया था। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के अवार्ड 54वां जो इनको मिला है ना, 2022 वाला अब जाकर के 2024 में मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो अवार्ड 2022 वाला है, मिला 2024 में। संस्करण कौन सा है? तो 54वां, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जन सुराज पार्टी का जो गठन है वो किसने किया है? जन सुराज पार्टी एक नई पार्टी का ही गठन कर दिया है। ठीक है, हुआ क्या? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर 2000 देखिए 2000 कब? 2 अक्टूबर 2024 में गांधी जयंती पर किसने किया है? प्रशांत किशोर ने क्या किया है? जन सुराज पार्टी का गठन किया। अब ये जो जन सुराज पार्टी है ना, ये आपको ध्यान रखना, गांधीवाद की विचारधारा पर आधारित है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जितनी भी आपकी जो 243 विधानसभा सीट है ना, उन सभी पे चुनाव लड़ सकती है ये। ठीक है, वर्तमान में अभी कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान में। आपको कमेंट बॉक्स में ना इन 6 पार्टियों के नाम बताने हैं, मैं कई बार आपको ये चीज बता चुका हूं। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा जन सुराज पार्टी के बारे में। तो इसका गठन कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2024 को गठन हुआ है। संस्थापक कौन है? प्रशांत किशोर। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये प्रशांत किशोर है, इन्होंने ही इसकी स्थापना की है। और कई बार आप इनको टीवी और न्यूज में देख चुके होंगे इनको, है ना, बिहार से हैं। मनोज भारती आपको ध्यान रखना इसके अध्यक्ष है। तो संस्थापक और अध्यक्ष दोनों ही इंपॉर्टेंट है जन सुराज पार्टी का। ये 2 अक्टूबर तो वैसे ही याद हो जाएगा भाई, गांधी जयंती पर इन्होंने किया है ना, और गांधीवाद की विचारधारा पर आधारित है ये पार्टी की जो विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आप यहाँ पे विराट कोहली को देख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली ने 594 पारियों में, कितनी, मात्र 594 पारियों में ये जो आपका किताब है इन्होंने ये बनाया है ना, ये जो रिकॉर्ड है बनाया इन्होंने कि सबसे तेज 27,000 रन। ऐसा नहीं है कि 27,000 रन इन्होंने पहली बार बनाया है, इसके पहले सचिन तेंदुलकर ने बनाया था, तो उन्होंने क्या बनाया था, 623 पारियों में बनाया था सचिन तेंदुलकर ने, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना विराट कोहली ने 594 पारियों में, यानी सबसे तेज अभी तक का, ये भी एक नया रिकॉर्ड बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने अंतिम कोयला आधारित बिजली संयंत्र को बंद कर दिया है? देखिए 142 साल के बाद ब्रिटेन ने बंद किया है। किसने? ब्रिटेन ने। तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन ने आखिरी कोयला आधारित बिजली संयंत्र, यानी ब्रिटेन के नॉटिंघमशायर में, है ना, ये बिजली संयंत्र था जिसे अब बंद कर दिया गया। अब ब्रिटेन के अंदर ना कोयले से बिजली नहीं बनेगी, इससे कोयले से बिजली नहीं बनेगी। ठीक है, आपको पता है ना कोयले से क्या होता है, कोयले से बहुत प्रदूषण होता है बिजली बनाने के दौरान। भारत को भी कहा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने मना कर दिया था, याद है ना, जब जलवायु सम्मेलन पढ़ाया था मैंने आपको तब। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने मना कर दिया था कि नहीं भाई, अभी हम विकसित नहीं हुए हैं, हमको भी जरूरत है, हम नहीं बंद कर सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के नॉटिंघम शायर के अंदर अंतिम कोयला आधारित संयंत्र जिसे ब्रिटेन ने अब बंद कर दिया है। अब ब्रिटेन के अंदर कोई भी कोयला से बिजली बनाने वाला संयंत्र नहीं है। किस राज्य में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है ये जो उद्घाटन किया गया है ये नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। कहां पर? पटना में। तो पटना कहां पर है? बिहार में। तो राज्य भी ध्यान रखिएगा और साथ ही ध्यान रखिएगा जगह का नाम पटना। ठीक है, 2 अक्टूबर को 125वीं जयंती जो है मनाई गई थी, उसी दौरान इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो 2018 में ना इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, और अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ है, तो हमने इसको क्या किया है, उद्घाटन करवाया है भाई। तो पटना में बना देश का पहला बापू के तांबे के आवरण वाला बापू टावर। ये जो बापू टावर बना है ये आप देख रहे हैं पूरा तांबे के आवरण वाला, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा कॉपर से बना हुआ है ना, कॉपर प्लेटेड है। उद्घाटन किसने किया है? नीतीश कुमार ने। 7 एकड़ में फैला हुआ है, ऊंचाई 120 फीट है और लागत जो आई है वो 129 करोड़ के आसपास आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2024 में किस देश के खिलाड़ी प्रवीण जय विक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है? दरअसल हुआ क्या है, आईसीसी ने एंटी करप्शन कोड के आर्टिकल 2.4.7 के उल्लंघन होने के कारण, यानी इन्होंने क्या किया था, एंटी करप्शन मतलब अपना सहयोग नहीं दिया था, है ना, इस वजह से इनको क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है आईसीसी के द्वारा। और ये प्लेयर कहाँ के हैं? श्रीलंका के प्लेयर हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मतलब जय विक्रमा या फिर जय वर्धने, है ना, ऐसा कोई भी नाम आया ना, तो ऐसा क्या होता है कि ये ज्यादातर श्रीलंका के नाम होते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, किसने अपने देश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी ना इजराइल ने प्रतिबंध लगाया है। इजराइल ने ये कहा भाई, जब यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी, यूएनओ जो है, यूएनओ की स्थापना हुई क्यों थी कि अंतरराष्ट्रीय शांति बहाल करने के लिए, है ना। अगर आप शांति स्थापित कर ही नहीं पा रहे हैं तो क्या मतलब है? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई है ना। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो 1945 हेडक्वार्टर इसका जो है ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। देखिए जितने भी यूएन लगा रहता है ना, उनके ज्यादातर के मुख्यालय कहाँ पर होते हैं? वो मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर रहते हैं ना। तो सचिव की बात करें अगर, तो वर्तमान में सचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस इसके सचिव है, और इन्हीं के ऊपर इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब ये इजराइल में नहीं जाएंगे। दिख गया भाई तो दौड़ा के मारेंगे, इजराइल ने साफ कह दिया नहीं आना यहाँ पे, है ना। चलिए, यूएनए के पहले महासचिव कौन थे? तो यूएनए के पहले महासचिव त्रिगवेली, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया आपके स्टैटिक जीके में। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? आपको ध्यान रखना है, ये जो अभियान प्रारंभ किया है ये किया गया है कहाँ पर? झारखंड के अंदर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, झारखंड के अंदर हजारीबाग है। ठीक है, तो हजारीबाग में
आपको ध्यान रखना है, झारखंड के हजारीबाग में इसका प्रारंभ किया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, धरती आबा से के नाम से किसको जाना जाता है? धरती आबा जो है ये बिरसा मुंडा को कहते हैं। किसको? बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा जो है आप सभी को पता है, जनजातीय लोगों के लिए तो भगवान है एक तरह से, है ना। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा इन्हें कहा जाता है। इनको धरती आबा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसके अंदर होना क्या है? इसके अंदर 30 राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है यानी संघ शासित जो प्रदेश है, इसके अंदर 549 जिले, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने? 549 जिले के कितने गांवों के? 63,000 गांवों में 5 करोड़ जनजातियों को लाभ होने वाला है इस योजना से। समझ में आया ना? 63,000 गांव में 5 करोड़ जो जनजातीय लोग हैं, इनको इस योजना से लाभ होने वाला है। इसके लिए 79,150 करोड़ रुपए जो है ये पास किया गया है बजट में। ठीक है। अच्छा, एक जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा जो है इनकी जयंती जब आती है तो इनकी जयंती कब आती है? 15 नवंबर को इनकी जयंती आती है और इस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। समझ में आया? ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया की पहली बायोनिक आंख को कहाँ विकसित किया गया है? तो दुनिया की पहली बायोनिक आंख जो है इसको विकसित किया गया है कहाँ पर? इसे विकसित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, एक मोनास यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो दुनिया की पहली बायोनिक आंख काम क्या करेगी? दरअसल ये दृष्टिहीन जो लोग हैं उनको देखने के लिए मदद करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें कैसे मदद करेगी तो यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो मोनास विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा देश का नाम और विश्वविद्यालय, है ना, इसने जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया है, जो एक अग्रणी बायोनिक आंख है जिसे क्षतिग्रस्त ऑप्टिक नसों को बाईपास करके सीधे मस्तिष्क को संकेत भेजकर दृष्टि बहाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। होगा क्या? देखिए यहाँ पर ना एक छोटा सा ये कैमरे जैसा आपको आंख दिख रहा है, ये जो कैमरे जैसा छोटा सा आंख दिख रहा है, ये क्या करने वाला है? ये जो मतलब दृष्टि बाधित लोग हैं, चश्मे की तरह इनको ये पहन लेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसका जो ये सिस्टम है, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो सिर है ना, ये सिर के पीछे ये क्या करने वाले हैं, इस सिर से इसका कनेक्ट हो जाएगा। अब सिर से कनेक्ट होने के बाद ये जो भी संकेत है ये सीधा मस्तिष्क को भेजेगा कि भाई आगे क्या है ना, खड्डा है, खाई है, जानवर है, और इससे क्या पता चलेगा, इस इंसान को संकेत मिलेंगे और ये उन चीजों को देख सकेगा, महसूस कर सकेगा, है ना। तो इसको ऐसे पहना जाता है और ये सीधा दिमाग से पीछे ब्रेन से कनेक्ट रहेगा, है ना। छोटा सा ये आपका है। किसने बनाया है? दुनिया की पहली बायोनिक आंख को जो विकसित किया है ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे पुराना लगभग 8200 साल पुराना है ये आईलाइनर जो है कहाँ खोजा गया है? तो भाई साहब तुर्की में खोजा गया है। आईलाइनर क्या होता है? ये जो आंखों पे ये देख रहे हैं ना आप, ये डिजाइन विजाइन करते रहते हैं, रंगोली उंगोली बनता रहता है इनके आंखों पे, है ना, तो ये वही चीज है आईलाइनर। अभी भी होता है और पहले भी होता था। खोजा गया भाई, पता चला कि पहले भी लोग शौकीन थे, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कहाँ पर खोजा गया है? तुर्की में। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। यहाँ की करेंसी क्या होती है? यहाँ की करेंसी जो है वो लीरा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वान झील, क्योंकि सर्वाधिक लवणता वाला झील है, वो कहाँ पर है? वो यहीं पर तुर्की में है। की बात कर रहे हैं, वान झील की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, जिसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम एमपीसी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या बोलते हैं? एमपीसी। होता क्या है इसके अंदर कि ये एमपीसी एक साल में 6 बार रिव्यू करती है, हर महीने, हर 2 महीने में एक बार रिव्यू करती है कि महंगाई कितनी है,
इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, महंगाई को नियंत्रित करना है इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। और ये जो कमेटी बनी थी ये आपको ध्यान रखना है उर्जित पटेल कमेटी। कमेटी के नाम ध्यान रखिएगा, है ना कि किस मतलब ये जो कमेटी बनी थी किसकी सिफारिश पे बनी थी, तो आपको ध्यान रखना है उर्जित पटेल कमेटी। यहाँ पर देखिए एमपीसी की बात करते हैं, एमपीसी की बात करें मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2016 में इसकी स्थापना होती है ना? इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है इन 6 सदस्य में से 3 तो आरबीआई के सदस्य होते हैं, ठीक है? और 3 सदस्य जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, यानी केंद्र सरकार के होते हैं, ठीक है? और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता कौन करता है अगर आपसे पूछा जाए, है ना? आपको ध्यान रखना है जो अध्यक्षता करता है आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। आया? और आरबीआई गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। ठीक है, तो शक्तिकांत दास इसकी अध्यक्षता करेंगे। एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में आरबीआई ने अपना जो ईडी है वो अविरल जैन को नियुक्त किया है। किसको? अविरल जैन को नियुक्त किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईरानी कप 2024-25 किसने जीता है? तो ईरानी कप की हम बात कर रहे हैं। ईरानी कप जो है इसको जीता है मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही है। इसको हरा करके जीता है तो शेष भारत को हरा करके जीता है। मुंबई के कप्तान कौन थे? अजिंक्य रहाणे थे। अच्छा, मुंबई ने इसको ना 16वीं बार जीता है, इसको 16वीं बार जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, 27 साल बाद ये मुंबई जीती है। ये मैच कहां पर हुए थे? 1 से लेकर के 5 अक्टूबर तक। क्या नेटवर्क? हाँ, 1 से 5 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन हुआ था कहां पर? लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। और इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम बदल करके रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र के वासिम में। यहाँ पे देखिए ये वासिम लिखा हुआ है ना, ये वासिम है ना, तो महाराष्ट्र के वासिम के अंदर आपको ध्यान रखना है इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है 5 अक्टूबर को वासिम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है? 23,300 करोड़ रुपए, है ना, कितना? 23,300 करोड़ रुपए की कृषि से संबंधित कई पहलों की शुरुआत की है यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र के वासिम में, जगह का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार आपको जगह दे देगा वासिम और आप राज्य ढूंढते रह जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, बंजारा विरासत संग्रहालय पहला आदि गौरव सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? बांसवाड़ा राजस्थान में किया गया है। और इस सम्मान समारोह की जो अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो अध्यक्षता की गई थी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी, ठीक है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर एक मानगढ़ धाम है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं आदि गौरव सम्मान समारोह की। तो राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग ने इस आदि गौरव सम्मान की स्थापना की थी और इसे ना 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? आदि रत्न गौरव सम्मान, आदि सेवा गौरव सम्मान और आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान, ठीक है। तो 3 श्रेणियां भी आपको ध्यान रखिएगा। 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए नागालैंड ने किसे सहभागी देश बनाया है? आप सभी को मालूम है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये हमेशा नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाला ये फेस्टिवल होता है आपका। कितने दिन तक का? 10 दिन तक चलने वाला ये आपका फेस्टिवल है। और इसके लिए सहभागी देश किसे बनाया है? वेल्स को। किसे बनाया है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगर कभी आपसे पूछ दे
पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो आपका आंसर बदल जाएगा। ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। दोनों में अंतर है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? जो ये क्वाड देश है, इनके बीच में मालाबार अभ्यास का जो आयोजन है 8 से लेकर के 18 अक्टूबर तक किया जा रहा है। कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, क्वाड के अंदर वही 4 देश आपको ध्यान रखने हैं जो बार-बार मैंने आपको बताया है। इन देशों की एक समिट भी होती है ना? याद है ना? क्वाड देशों की जो समिट अभी 2024 में हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी, है ना? और इसी की अगर हम बात करें 2025 वाला अब कहाँ पर होगा, तो ये इंडिया में होने वाला है। जबकि होना 2024 वाला इंडिया में था, लेकिन नहीं हुआ। अब 2025 में इंडिया में होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है झारखंड में। कहाँ पर किया है? झारखंड के अंदर किया है। ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी झारखंड के रांची में। बात करें गेल की, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है ना? और अगर हम कहें तो 1984 में इसकी स्थापना होती है। का मुख्यालय कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है, सेम वही दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है। और अभी सीएमडी कौन बने हैं? नए वाले जो सीएमडी हैं वो आपको ध्यान रखना है, वो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में श्री राम इन तमिलगम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर डी के हरि और डी के हेमा हरि, यानी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बुक का कवर पेज है। अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम और तमिलनाडु भूमि के संबंध है उनके बारे में बताया गया है। और इम्पोर्टेंट ये है कि इस बुक को जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये लॉन्च किया है तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि का। नाम किसका? तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि जो हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, एक यहीं पे आपको ध्यान रखना है, बॉब वुडवर्ड, ये एक बुक है। और इस बुक के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो इस बुक का नाम क्या है? वॉर। और इसको लिखा किसने? बॉब वुडवर्ड ने लिखा है इसको। ठीक है, तो बॉब वुडवर्ड ने वॉर नामक पुस्तक लिखी है। बॉब वुडवर्ड है कौन? दरअसल ये एक अनुभवी एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वॉर। क्या नाम है? वॉर। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में दीपक कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की, उनका संबंध किस खेल से है? तो दीपक कर्माकर जो है ये एक जिम्नास्ट है ना? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे दीपक कर्माकर को देख रहे हैं, है ना? और दीपक कर्माकर जिम्नास्ट हैं, इन्होंने तो संन्यास लिया ही लिया है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, एक और इम्पोर्टेंट नाम उन्होंने भी संन्यास लिया है, वो है राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, और इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 22 ग्रैंड स्लैम खिताब इनके नाम हो चुके हैं। बात करें अगर 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता, और 2016 के रियो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना? ये आपको ध्यान रखना। राफेल नडाल, देश का नाम ध्यान रखिएगा, कहाँ के हैं? स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, और ये जो है इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेपाल के नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन है? तो नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश जो है वो प्रकाश मान सिंह है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे प्रकाश मान सिंह को देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अशोक राज सिंघदेल, आपको ध्यान रखना है, ये अभी नेपाल के जो नए सेनाध्यक्ष हैं वो हैं। अभी नेपाल के जो नए सेनाध्यक्ष बने हैं ना, उनका नाम क्या है? अशोक राज सिंघदेल। रामचंद्र पौडेल को आप जानते ही हैं, ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। प्रधानमंत्री अभी नए कौन बने थे? केपी शर्मा ओली बने थे। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए जो संकल्प पहल है ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो संकल्प पहल को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने राज्य में जो नशीली दवाएं हैं इनकी तस्करी को रोकने के लिए ना, और जो नशीली दवाओं के आदी लोग हो चुके हैं, पहले से आदी हो चुके हैं, उनके पुनर्वास के लिए है ना, के लिए इस संकल्प पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल जागर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जल जागर महोत्सव, दरअसल इसका उद्देश्य क्या है इस उत्सव को मनाने का? जल और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो इसका उद्घाटन किया है, इसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया है। और विष्णु देव साय का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। भाई हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, धमतरी छत्तीसगढ़। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है ना, छत्तीसगढ़ में जो धमतरी जगह है वहां पर। अब यहाँ पर उत्सव की बात कर रहे हैं तो अभी इस हफ्ते ना दो और उत्सव बहुत धूमधाम से मनाए गए हैं। एक है आपका बथुकम्मा उत्सव, कहाँ पर? तेलंगाना में मनाया गया है बथुकम्मा उत्सव। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फूलों का त्योहार, द फ्लोरल फेस्टिवल। वहीं पे आपको ध्यान रखना है, पर्यटन मंत्रालय की बात करें तो उसके द्वारा 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का भी आयोजन किया गया था, है ना। ये जो अलाउद्दीन खां महोत्सव है, ये मैहर, कहाँ पर? मैहर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, जगह का नाम मैहर मध्य प्रदेश में 8 से 10 अक्टूबर को किया गया था इसका आयोजन। ये एक संगीत समारोह है ना, जो 8 से 10 अक्टूबर तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? कैस सैयद बने हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जो हैं ये भी हाल ही में कैस सैयद बने हैं, है ना। ट्यूनीशिया की बात करें तो राजधानी क्या है यहाँ की? टूनिस। और करेंसी क्या है यहाँ की? दिनार है। अभी हाल ही में कामिल मदौरी जो है ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने थे। और अब कैस सैयद जो है ये ट्यूनीशिया के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं ना, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना किस राज्य ने शुरू किया है? निजुत मोइना योजना क्या है? ये निजुत मोइना योजना महिलाओं की और बेटियों की जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना, है ना, बाल विवाह को रोकना, और कक्षा 11 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक वित्तीय सहायता देना। होता क्या है कि जब इतनी सारी चीजें सरकार सहयोग करेगा तो बालिकाओं के आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स भी थोड़े से फिक्रमंद कम होंगे। जैसे मान लीजिए 11th 12th की अगर पढ़ाई है, इनको मासिक 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, है ना। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, आपको ध्यान रखना है ग्रेजुएशन के दौरान, मान लीजिए ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो इसके दौरान 1250 रुपए मंथली जो है देना है। पीजी की बात करें तो सरकार क्या करेगी? पीजी के दौरान 2500 रुपए प्रति मंथ जो है ये देने वाली है। तो बाल विवाह को रोकना ये इसका उद्देश्य है, और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना ना, बच्चियों की और महिलाओं की जो शिक्षा है उनको बढ़ाने के लिए। अब ये योजना शुरू किसने किया है? ये योजना शुरू किया है असम सरकार ने। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर कुमार सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? देखिए 2023 वाला पुरस्कार 2024 में दिया जा रहा है। किशोर कुमार की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ये दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं किशोर कुमार। इन्हीं के सम्मान में ये किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है। और इस बार 2023 में जो दिया गया है, 2023 वाला 2024 में दिया गया है, ये राजकुमार हिरानी को दिया गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं राजकुमार हिरानी को। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इस पुरस्कार के अंदर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन MACE मेस को कहाँ स्थापित किया गया है?
तो इस मेस को जो स्थापित किया गया है ये लद्दाख में किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाया किसने है ना? निर्माण किसने किया है? तो भारत ने बनाया। कई बार ऐसे भी आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसको बनाया किसने है? एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन इमेज को किसने बनाया है? तो भारत ने बनाया है, ठीक है? अब भारत में किसने बनाया है? तो आपको ध्यान रखना है बार्क और ईसीआईएल ने मिलकर के इसको बनाया है। मेस की फुल फॉर्म क्या होती है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनेकोव एक्सपेरिमेंट इसकी फुल फॉर्म है। दरअसल इसको लद्दाख में स्थापित किया गया है। 4300 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। लद्दाख के कहां पर? हानले वेधशाला में। ध्यान रखिएगा, हानले वेधशाला का नाम। उद्देश्य क्या है? जो कॉस्मिक रे होती है, जैसे गामा रे जो है ना, तो इनकी रिसर्च करना और ब्रह्मांड की संरचना, इसकी उत्पत्ति के बारे में जो भी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो हासिल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण पूर्व एशिया, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब क्या हो गया? साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं के लिए 77वीं 77th WHO क्षेत्रीय समिति की जो बैठक है वो कहां पर हुई है? ये बैठक जो हुई है ये भारत में हुई है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करें ये जो बैठक है भारत में कहां पर, तो नई दिल्ली में ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है, मतलब किया गया है अभी हाल ही में। 7 से 9 अक्टूबर तक नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की थी? ये आपके लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होने वाला है ना? कि अध्यक्षता जो है वो किसने की है? ये की है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। साथ ही आपको ध्यान रखना है इसके अंदर दक्षिण पूर्व एशिया के जो 11 देश हैं, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले। देखिए, टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाड़ी जॉय रूट हैं। कौन है? जॉय रूट। ऑप्शन डी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। जॉय रूट जो है ये अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ था, है ना? याद है ना आप लोगों को? वहां पर क्या हुआ उस मैच में? सर्वाधिक टेस्ट रन जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो इनके नाम पे हो गया। अच्छा, अगर वैसे देखा जाए सबसे ज्यादा जो टेस्ट रन है ये वो किसके नाम पे हैं? तो वो नाम है, आपको ध्यान रखना है, सचिन तेंदुलकर के नाम पे। 15,291 रन है सचिन तेंदुलकर के नाम पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अलग है और टेस्ट मैच अलग है। ठीक, अब यहीं पे एक और रिकॉर्ड आपको ध्यान रखना है, अभी जो बना है वो बना है वुमेन्स T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? शेफाली वर्मा बनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर शेफाली वर्मा को, है ना? ये सबसे युवा खिलाड़ी बनी है T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एनपीसीआई ने रुपे कार्ड कहां पर लॉन्च किया है? तो ये जो रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है एनपीसीआई ने, इसे लॉन्च किया है मालदीव में। ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अभी मोइजू जो है, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, ये भी भारत की यात्रा पे आए थे, तब कुछ समझौते हुए थे, है ना? प्रधानमंत्री मोदी और मोइजू ने हनी मधु में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक रनवे का उद्घाटन किया था। कहां पर? हनी मधु में। हनी मधु में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के एक रनवे का उद्घाटन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखिएगा, वाणिज्य दूतावास खुलने वाला है, ये भी समझौता हुआ है। तो मालदीव का जो वाणिज्य दूतावास है, किसका? मालदीव का। ये कहां पर खुलेगा? तो ये बेंगलुरु में खुलेगा। कहां पर? बेंगलुरु में। और जो भारत का वाणिज्य दूतावास है ये कहां पर खुलने वाला है? ये अड्डू में खुलेगा ना। कहां पर? अड्डू में। ठीक है, तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, समझौते हुए हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए, हाल ही में रतन टाटा का निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका निधन हो गया है रतन टाटा का। रतन टाटा जैसा इंसान आपको वैसे ही नहीं मिलने वाला। इनको जीते जी अगर भारत रत्न मिल जाता तो काफी खुशी होती, है ना? लेकिन मरने के बाद मरणोपरांत तो मिलना ही चाहिए। 86 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है ना? पारसी धर्म से इनका संबंध है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? और जो टाटा सन्स है तो उसके क्या थे? ये चेयरमैन थे रतन टाटा।
कुछ और इम्पोर्टेंट पुरस्कार की बात करें जो अभी हाल ही में मिले हैं इनको, तो एक तो आपको ये 2023 वाला, 2024 वाला ध्यान रखिएगा, 2021 वाला भी ध्यान रखिएगा क्योंकि 2021 वाला भी अभी हाल ही में मिला है ना? तो 2000 में इनको पद्म भूषण सन 2000 में मिला था, पद्म विभूषण 2008 में मिला था। 2021 का असम वैभव पुरस्कार आपको ध्यान रखना है। 2021 का किस मानवतावादी पुरस्कार ध्यान रखिएगा। 2023 का उद्योग रत्न अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया। 2024 में अभी हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड परोपकारी कार्यों के लिए दिया जाता है, इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत का हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है और ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम क्या है? तो भारत के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले जो डॉक्टर हैं इनका निधन हुआ, इनका नाम है पी वेणुगोपाल। क्या नाम है? पी वेणुगोपाल। अब आपको ध्यान रखना है चूंकि भारत के अंदर पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति हैं ये, तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना? इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनका निधन जो है ये 82 वर्ष की आयु में हुआ है ना? 82 ईयर्स ओल्ड। ध्यान रखिएगा 50,000 से भी ज्यादा इन्होंने ना हार्ट ट्रांसप्लांट किया यानी हार्ट सर्जरी की है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1998 में इन्हें पद्म अवार्ड दिया गया था। कौन सा? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। पद्म भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है ना? ई वेणुगोपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में किन देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास IBS अमर 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसको याद करना बहुत आसान है, बहुत भारी काम नहीं है। क्या याद करना है? पहला कि इस समुद्री अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में इसका आयोजन हुआ है। अब देखिए ये IBS अमर जो है ना, आई से क्या हो जाएगा? इंडिया, बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील, और सी से क्या, एस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। क्या हो जाएगा? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। इस युद्ध अभ्यास के नाम से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इस युद्ध अभ्यास की बात अगर हम करें तो ध्यान रखिएगा ये जो इस बार संस्करण है 8th संस्करण यानी 8वां संस्करण है। और कब से कब तक इसका आयोजन होने वाला है? तो 6 से लेकर के 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन होने वाला है। और भारत की तरफ से INS तलवार जो है वो पार्टिसिपेट इसके अंदर करने वाला है। ठीक है, तो INS तलवार का नाम आपको ध्यान रखना जिसने हिस्सा लिया था। ये भी पूछ सकता है ना कि समुद्री अभ्यास आईसमर जो है 2024 इसके अंदर भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, किस जहाज ने? तो आपको ध्यान रखना है INS तलवार का नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है वो 105वें स्थान पर है। 27.3 स्कोर के साथ जो भारत है वो इसके अंदर 105वें स्थान पर है और भारत को गंभीर श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेगुनेथर हिल्फे ने जारी किया जो कि एक यूरोपियन NGO है। और कुल इसके अंदर पार्टिसिपेट कितने देशों ने किया था? 127 जो देश हैं, कुल देश हैं 127। ध्यान रखिएगा जिसमें से 105वें नंबर पे कौन है? इंडिया है ना? 22 देश जो हैं एक साथ शीर्ष पर हैं, तो शीर्ष देश आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा, मैंने एक चीज और बता दूं इसके अंदर, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया, इनके अंदर कुछ ज्यादा खास रैंकिंग का अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे ये रैंकिंग कुछ खास जम नहीं रही है, लेकिन एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब सोचिए पाकिस्तान के अंदर भुखमरी है और यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जो भुखमरी के शिकार की बात करें अगर, तो इंडिया में कितनी भुखमरी है? तो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है भाई, उसकी रैंकिंग हमसे ज्यादा अच्छी बता रहे हैं ये। हाउ इट इज पॉसिबल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ओपन स्नूकर की बात करें या आप यहाँ पर देख रहे हैं पंकज आडवाणी को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। स्नूकर या बिलबोर्ड्स जो गेम्स होता है ना वो इसी टाइप का होता है, एक टेबल होता है उसके अंदर खूब सारी बॉल्स होती है और एक डंडे से इसको मारा जाता है ना, बॉल्स को होल में डाला जाता है। आपने ये देखा होगा फिल्मों उल्मों में ना, अमीरों वाले गेम्स हैं ये। तो आपको ध्यान रखना है पंकज आडवाणी ने जेडन ओंग को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है, सिंगापुर ओपन स्नूकर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस
महारत्न कंपनी को दर्जा दिया गया? हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है ना? या फिर आप कह सकते हैं कि हाल ही में किसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर रहे हैं हाल की। ये जो है आपका 14वां महारत्न कंपनी बना है ना, 14th नंबर का। और अगर हम बात करें हाल की, तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1940 में, इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और बात करें अगर यहाँ पर, तो सीएमडी कौन है इसके? डीके सुनील इसके सीएमडी हैं। महारत्न कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, 14वां महारत्न कंपनी, है ना। पहले 13 कौन कौन से हैं? बात करें अगर यहाँ पर, भेल हो गया, है ना, बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, है ना, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, आरईसी, सेल, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पीएफसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये 13 कंपनियां पहले थी। अब एक और हो गई हाल, और टोटल अब हो गई हैं 14 कंपनियां। मैं एक ना इसका छोटा सा ट्रिक वीडियो बना करके दे दूंगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी महारत्न कंपनी है, कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। तो मैं एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से ना आपको ये 13 के 13 महारत्न कंपनियां मात्र 1 मिनट के वीडियो में ऐसा याद कराऊंगा कि आप भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। मैं इसको ना एक अलग से प्लेलिस्ट बना करके वहां पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसके अंदर से याद कर लीजिएगा। जो ऐसी चीजें होती है जो याद करना पॉसिबल नहीं होता है ना, और एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपके लिए वहां पे एक ट्रिकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल जीएनआई रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन सा है? देखिए, सकल राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, घरेलू आय की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जीएनआई का मतलब क्या होता है? पहली चीज, इसे जारी किसने किया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है ना। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो जीएनआई होता है, इसका मतलब ये होता है कि ग्लोबल नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल नहीं, इसको कहते हैं ग्रोस नेशनल इनकम। अब देखिए, बात करें अगर यहाँ पे, तो एक तो आपने पढ़ा होगा जीडीपी, क्या? जीडीपी। और एक होता है जीएनआई। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी के अंदर ये होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश के भीतर, यानी किसी देश के अंदर, किसी देश के भीतर जो है, आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका जो मूल्य होता है ना, एक साल के अंदर, वो जीडीपी को प्रदर्शित करता है। एक होता है आपका जीएनआई, ग्रोस नेशनल इनकम। इसके अंदर क्या होता है कि किसी देश के निवासियों के द्वारा, अब ये देश के बाहर से भी आय अर्जित करें या फिर देश के अंदर से आय अर्जित करें, किसी देश के निवासियों के द्वारा अर्जित जो कुल आय है, चाहे वो अपने देश में हो या किसी और देश में हो, ये जीएनआई को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसे जीएनआई बोला जाता है। अब विश्वास नहीं करेंगे आप, शीर्ष देश कौन सा है? बरमूडा है, बरमूडा। अमेरिका, चीन, कभी गलती से ना लगाना ना कि भाई की बात तो हमेशा मतलब यही शीर्ष होते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप तुक्का मार दें। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बरमूडा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप क्या कहेंगे? बरमूडा जो है वो शीर्ष पर है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई भारत की रैंक कितनी है? भारत की जो रैंक है वो आपको ध्यान रखना है, भारत 150वें नंबर पर है इस लिस्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने शुरू की है? तो माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो ग्रामोदय योजना है, इसे शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने। किसने? उड़ीसा राज्य ने इसको शुरू किया है। माओवादी का मतलब क्या होता है? जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो नक्सलवादी होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो नक्सल प्रभावित जो गांव है, वहां पे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये जो है योजना, जो है ग्रामोदय योजना, ये शुरू किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर शुरू। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य को दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है अभी? देखिए, बिहार के अंदर केंद्र सरकार ने दूसरा टाइगर रिजर्व जो है उसे बनाने को मंजूरी दे दी है। बात करें अगर यहाँ पर, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला कौन सा था बिहार का? तो बिहार की बात करें तो एक तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अब जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो कैमूर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको बनाने की घोषणा इन्होंने कर दी है।
मतलब मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने कि आप बना लीजिए, क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ी है। तो अब यहाँ पर एक और जरूरत पड़ रही है कैमूर को टाइगर रिजर्व बनाने के। अब ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा बनने के बाद। और अभी वर्तमान में बात करें तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो कुल टाइगर रिजर्व की बात करें तो 55 टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे नवीनतम है, जो सबसे न्यू वाला है, वो कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का धौलपुर करौली। धौलपुर करौली जो है टाइगर रिजर्व राजस्थान का, ये आपका सबसे नवीनतम 55वां टाइगर रिजर्व है। एक कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, कई बार बता चुका हूं, चलिए सुन ही लीजिए। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को मनाया जाता है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईआरएफसी के सीएमडी कौन बनाए गए हैं? तो आईआरएफसी के जो सीएमडी बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं मनोज कुमार दुबे। ठीक है, समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आईआरएफसी की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना होती है, और ये एक मिनी रत्न कंपनी है। 1986 में स्थापना होती है, और ये एक मिनी रत्न कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एक और क्वेश्चन देखिए। भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजी लॉकर का और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच समझौता हुआ है? तो डिजी लॉकर का जो समझौता हुआ है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उमंग ऐप, इसके बीच समझौता हुआ है। उमंग ऐप की बात करें तो इसे गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने 2017 में लॉन्च किया था, है ना। और वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था? 2017 में किया गया था। डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया था, चूंकि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के पर्पज से इसको लॉन्च किया गया था। डिजी लॉकर में होता क्या है, जैसे आप क्या कर सकते हैं, जो भी मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको रखना है ना, तो आप डिजिटली रख सकते हैं, आपको फिजिकली रखने की जरूरत नहीं है। यानी आपको गाड़ी का पेपर हो गया, मार्कशीट्स हो गई, आप अपने साथ ले जाने की, कहीं भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे डिजी लॉकर पे अपलोड कर सकते हैं। गवर्नमेंट की ये एप्लीकेशन है, और पूरा ये जो होता है ना, ये वेरीफाइड करके ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को रखता है ना। तो साथ में रखने की आवश्यकता नहीं है कि बारिश हो गई या घर पे भूल गए तो चालान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी के सारे कागज आप डिजी लॉकर में, अपना लाइसेंस है ना, अपनी मार्कशीट्स, अपनी इंश्योरेंस, हर चीज आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए भारत में इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने? आप सभी लोगों को पता है कि ये जो है रतन टाटा है, अब इनका निधन हो गया। निधन के बाद जो नए अध्यक्ष बने हैं, वो कौन बने हैं? वो बने हैं नोएल टाटा। दरअसल नोएल टाटा जो हैं, आपको ध्यान रखना है, ये रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, यानी इनके पिताजी की जो सेकंड वाइफ है, उनके ये बेटे हैं। ठीक है, तो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा। वहीं पे अगर हम बात करें, एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल एएसएमआई यानी अस्मी की बात कर रहे हैं, ये क्या है? दरअसल ये एक सब मशीन गन है। क्या है? ये एक सब मशीन गन है, आप इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अस्मी का अर्थ क्या होता है? अस्मी का अर्थ होता है गर्व। क्या होता है? गर्व। वहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसका जो वजन है वो कितना होने वाला है? तो 2.4 केजी, यानी लगभग आप समझिए 2.5 किलो के आसपास इसका वजन है। और ये जो गन है ना, ये 800 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसका निर्माण किसने किया है? तो लोकेश मशीन लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इस सब मशीन गन का। ध्यान रखिएगा, लोकेश मशीन लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये हथियार है। नाम क्या है? अस्मी। अगला देखिए। पश्मीना ऊन को कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो पश्मीना ऊन की बात करें तो आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा पश्मीना ऊन के बारे में। पश्मीना ऊन दरअसल ये किससे मिलता है? ये एक बकरी से मिलता है। ध्यान रखिएगा, चांगथांग बकरी का नाम है। चांगथांग जो है, ये एक बकरी की प्रजाति है, इसी से मिलता है आपको पश्मीना ऊन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, चांगथांग जिले में पाई जाने वाली बकरी है, नाम है चांगथांग बकरी। और ये
लद्दाख के अंदर पाई जाती है चांगथांग जिला जो है, यहाँ पर पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। कहाँ पे? लद्दाख। जीआई टैग की बात करें तो एक्ट आपको ध्यान रखना है कौन सा एक्ट है, तो 1999 में इस एक्ट के द्वारा जीआई टैग को लाया गया था, और 2004 में दार्जिलिंग की जो चाय है उसको पहला जीआई टैग दिया गया था, है ना। अच्छा, लद्दाख के नाम पे कुछ और जीआई टैग अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़े थे, कौन कौन से हैं? एक है आपका सीबक थोर, रक्त से खुबानी और लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी, ये जीआई टैग भी आप लोगों ने हाल ही में पढ़े हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य जो बना है वो बना है तेलंगाना। आपको पता है बिहार और मध्य प्रदेश ये तो पहले बन ही चुके थे, है ना। पहला बिहार और दूसरा जो है, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं है, आपका आंध्र प्रदेश है ना। बिहार और आंध्र प्रदेश जो है ये अभी इन लोगों ने तो अभी मतलब करवाया ही था जाति सर्वेक्षण। अब तीसरा जो बन गया है वो तेलंगाना बन गया है। समझ में आया? ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कहाँ पर करने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो डॉक्टर संपूर्णानंद है ये कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश के सेकंड नंबर के सीएम थे, ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं के नाम पर इस इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, कहाँ पर? वाराणसी, बनारस के अंदर, काशी के अंदर, सिगरा नाम ध्यान रखिएगा, क्या? सिगरा, सिगरा में किया गया है। और उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम होने वाला है ये। पहला क्या है आपका? कानपुर, है ना, लखनऊ, नोएडा, और अब वाराणसी में चौथा हो जाएगा ना। तो चारों स्टेडियम आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में 4 इंटरनेशनल स्टेडियम हो गए हैं। फिर देखिए, स्तन कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो स्तन कैंसर जागरूकता दिवस जो है ये आपको ध्यान रखना है 13 अक्टूबर को मनाया गया है। तो 13 अक्टूबर को मनाया गया स्तन कैंसर जागरूकता दिवस। दरअसल कैंसर के प्रति जागरूकता को लेकर के ये दिवस मनाया गया है। महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको लेकर के जागरूक करने के लिए। एक आपका मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये विश्व कैंसर दिवस है, ये जो दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 4 फरवरी को। आज पेन कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अक्टूबर महीने में कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो दिवस मनाए गए हैं। 1 अक्टूबर को कौन सा मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया है ना। फिर विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। और वहीं पे बात करें 2 अक्टूबर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस जो है ये मनाया गया है। और आप सभी लोगों को तो पता ही है कि जो 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती भी था, याद है ना आप लोगों को। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर की बात करें अगर, तो ये विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है ये 5 अक्टूबर 2009 में क्या किया गया था? 2009 में ना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था इसको, डॉल्फिन को। इसीलिए 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। 7 अक्टूबर की बात करें तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, अच्छा ध्यान रखिएगा, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे, और यहाँ पे 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। तो 9 को विश्व और 10 को राष्ट्रीय डाक दिवस, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर 10 अक्टूबर को ही विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है, डरोन एसमोगलू, जेमा ए रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही है। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बात करें थोड़ा-सा नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो नोबेल पुरस्कार जो है ये स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, डायनामाइट की बात कर रहे हैं, डायनामाइट। डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। पहली बार 1901 में ये पुरस्कार दिया गया था। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन-कौन से 6 क्षेत्र हैं? चिकित्सा यानी मेडिसिन, फिजिक्स यानी भौतिकी, रसायन यानी केमिस्ट्री, साहित्य यानी लिटरेचर, शांति यानी कि पीस, और एक है आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। दरअसल अर्थशास्त्र में 1901 से नहीं दिया जाता है, 1968 से शुरू हुआ, 1968 से इसकी शुरुआत हुई है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन है? मलाला यूसुफजई हैं, 17 वर्ष की उम्र में। सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन है? जॉन गुडीनफ हैं, इनको 97 वर्ष की उम्र में मिला था। इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? तो 1 स्वर्ण पदक दिया जाता है, 1 डिप्लोमा और एक 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना मौद्रिक पुरस्कार, है ना? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना क्या है? स्वीडिश क्रोना जो है ये स्वीडिश की करेंसी है ना? पुरस्कार दिया जाता है। बात करें 2024 में नोबेल पुरस्कार किस क्या-क्या मिला है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, नोबेल पुरस्कार हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो भौतिकी के अंदर आपको ध्यान रखना है, जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉफील्ड को मिला है, यानी फिजिक्स में। चिकित्सा में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवगुन को मिला है। रसायन यानी केमिस्ट्री में 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, डेविड बेकर, जॉन जम्पर, डेमिस हसाबीस को मिला है। साहित्य में हानकांग को मिला है। और शांति में निहोन हिंडोक्यो को मिला है। निहोन हिंडोक्यो की बात करें तो ये जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है ना? जिसको ये सम्मान दिया गया है। और चूंकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, जापान की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करती क्या है? ये परमाणु हथियारों के खिलाफ ना ये मुहिम चलाने के लिए फेमस है, पॉपुलर है, इसीलिए इसको ये पुरस्कार जो है ये दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संस्था है। और छठवां जो अर्थशास्त्र है वो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, इकोनॉमिक्स वाला, है ना? क्वेश्चन ही अपना था, 3 लोगों को दिया गया था। तो अभी तक के टोटल कुल क्वेश्चंस थे आपके 15 अक्टूबर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। चलिए एक छोटा-सा क्विज़ है आप लोगों के लिए। ईरानी कप 2024 जो है इसे किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका ना आंसर देना है। आज कुछ सेटअप में भी हल्का-सा इश्यू था। हम लोगों ने जितना भी था इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें कवर की है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पे कवर करा है, कुछ भी आपका छूटा नहीं है। कल से आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर आने लगेगी, है ना? और चूँकि आज मैंने बताया कुछ इश्यू की वजह से क्लासेस जो है वो आपकी थोड़ी-सी लेट हो गई थी। हाँ, 2 अक्टूबर का जो हमारा वीडियो था, नहीं 1 अक्टूबर का जो हमारा वीडियो था, उसके ऊपर हमारे 20 लाइक के टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, है ना? अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 50 लाइक का रहेगा, ठीक है? कितने लाइक का? 50 लाइक का। चलिए थैंक यू सो मच। इसे शेयर कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए। नोबेल पुरस्कार के ऊपर भी मैं एक छोटा-सा ट्रिकी वीडियो बना कर के ले आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा-सा चीज़ें याद करने में ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच।